चलो इसको रिकॉर्ड कर लेते हैं लेक्चर को, बाद में आएगा तो देखेगा। हम लोग शुरू करते हैं, ठीक है। चैप्टर नंबर 3 है, ठीक है ना। चैप्टर नंबर 3 है। चैप्टर में हम लोग को पढ़ेंगे हिटलर के बारे में। मतलब कि हम लोग अभी तक पढ़ चुके हैं फ्रेंच रिवॉल्यूशन और रशियन रिवॉल्यूशन। इसमें एक्चुअल में जर्मनी के बारे में पढ़ना है, ठीक है। जर्मनी का हिटलर था, उसका जो पॉलिसी था उसको नाजीवाद या नाजीवाद भी बोलते हैं, ठीक है। तो उसी के बारे में हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे एक्चुअल में, ठीक है ना। चलिए तो देखिए इसमें क्या क्या बोल रहा है, इसको आराम से देखा जाए। बोल रहा है कि 1945 के वसंत में हेलमुट नामक 11 वर्षीय जर्मन लड़का बिस्तर में लेटे कुछ सोच रहा था। तभी उसने अपने माता पिता की दबी दबी सी आवाजें सुनाई दी। हेलमुट कान लगाकर उनकी बातचीत को सुनने की कोशिश करने लगा। वे गंभीर स्वर में किसी मुद्दे पर बहस कर रहे थे। हेलमुट के पिता एक जाने माने चिकित्सक थे। उस वक्त वे अपनी पत्नी से इस बारे में बात कर रहे थे कि क्या उन्हें पूरे परिवार को खत्म कर देना चाहिए था या अकेले आत्महत्या कर लेनी चाहिए। उन्हें अपने भविष्य सुरक्षित दिखाई नहीं दे रहा था। वे घबराहट भरे स्वर में कह रहे थे, अब मित्र राष्ट्र हमारे साथ वैसा ही बर्ताव करेंगे जैसे हमने अपाहिजों यहूदियों के साथ किया था। अगले दिन वो हेलमुट को लेकर बाग में घूमने गए। यह आखिरी मौका था जब हेलमुट अपने पिता के साथ बाग में गया। दोनों ने बच्चों के पुराने गीत गाए और खूब सारा वक्त खेलने कूदने में बिताया। कुछ समय बाद हेलमुट के पिता ने अपने दफ्तर में खुद को गोली मार ली। हेलमुट की यादों में वह क्षण अभी भी जिंदा है जब उसके पिता की खून में सनी वर्दी को घर के अलावा अलाव में ही जला दिया गया था। समझाएंगे, पहले इसको डिस्कशन कर लेते हैं पढ़ के। हेलमुट ने कुछ सुना था और जो जो सुना था वही हुआ। उसके दिलो दिमाग पर गहरा सदमा पहुंचा। अगले 9 साल तक वह घर में कौड़ भी नहीं खा पाया। यही डर लग रहा था कि उसकी माँ को भी कोई जहर न दे दे। हेलमुट को शायद समझ में ना आया हो, लेकिन यह हकीकत है कि उसके पिता नात्सी थे। वो एडल्फ हिटलर के कट्टर समर्थक थे। आप में कई बच्चे नात्सियों और उनके नेता हिटलर के बारे में जानते होंगे। शायद आपको पता होगा कि हिटलर जर्मनी की दुनिया का सबसे ताकतवर देश बनने को कटिबद्ध था। वो पूरे यूरोप को जीत लेना चाहता था। यह आपने सुना होगा कि उसने यहूदियों को मरवाया था, लेकिन नात्सीवाद सिर्फ इन इक्का दुक्का घटनाओं का नाम नहीं है। दुनिया की राजनीति के बारे में एक संपूर्ण व्यवस्था, विचारों, एक पूरी संरचना का नाम है। आइए हम समझने की कोशिश करें कि नात्सीवाद का क्या मतलब है। इस सिलसिले में सबसे पहले हम देखेंगे कि हेलमुट के पिता ने आत्महत्या क्यों की थी और किस चीजों से डरे हुए थे। देखिए तो एक मतलब कुल मिला के एक कहानी समझ में आता है कि नाजीवाद क्या था। जर्मन जैसे भारत में कैसे बीजेपी एक पॉलिटिकल पार्टी है, उसका लीडर नरेंद्र मोदी है, इसी तरह से मतलब जर्मनी में उसी तरह का एक पॉलिटिकल पार्टी था। उसके समर्थक को नाजी बोलते थे। जैसे कम्युनिस्ट पार्टी के समर्थक को कम्युनिस्ट बोलते हैं, बीजेपी के समर्थक को भाजपा इस तरह बोलते हैं। उसी तरह से नाजी नाम की पार्टी थी, उसके सब उसका मेन नेता हिटलर था, जिसका चित्र यहाँ पे दर्शाया गया है एनसीईआरटी के बुक में, ठीक है। तो एक्चुअल में दो तरह का विचारधारा होता है, समझ लीजिए इसको। दो तरह का विचारधारा होता है पूरे दुनिया में। एक को बोलते हैं हम लोग लेफ्ट विंग, दूसरे को हम लोग बोलते हैं राइट विंग, ठीक है ना। तो लेफ्ट विंग और राइट विंग, तो हम लोग इसके पहले वाला जो चैप्टर पढ़े हैं, इसके पहले वाला हम लोग चैप्टर पढ़े हैं ना, इसके पहले वाला चैप्टर में हम लोग वो जो पढ़े हैं वो एक्चुअल में लेफ्ट विंग पढ़े हैं। वो कम्युनिस्ट पार्टी के बारे में था, वो लेफ्ट विंग। लेफ्ट विंग कहने का मतलब क्या है कि लेफ्ट विंग वाला हर एक चीज चाहेगा कि प्राइवेट हो जाए, सोशलाइजेशन का बात करेगा, आदमी मिलजुल कर रहे, इस तरह का चीज बात करेगा। वहाँ पे हर एक कास्ट के लोगों को ऐसा है, लेकिन ऐसा एक्चुअल में हुआ तो था नहीं। मतलब हम लोग रशियन रेवोल्यूशन में भी देखे थे, कम्युनिस्ट मतलब चला था सोशलाइजेशन का प्रोसेस करने, लेकिन वो कम्युनिस्ट हो गया।
उसी तरह एक राइट विंग होता है। राइट विंग का आदमी क्या चाहेगा कि हर एक चीज प्राइवेटाइजेशन हो जाए, मतलब सरकार हर चीज पे कंट्रोल नहीं करे, हर किसी का अपना प्राइवेट स्कूल, प्राइवेट हर चीज। मतलब राइट विंग और लेफ्ट विंग एकदम अलग चीज है। राइट विंग में हर एक चीज प्राइवेट प्राइवेट प्राइवेट, लेफ्ट में हर एक चीज सरकारी सरकारी सरकारी। राइट विंग वाला सोचेगा कि एक ही कास्ट का आदमी दुनिया में जीता है, जैसे भारत में जैसे हिंदू मुस्लिम होता है, तो हम मतलब चाहता है राइट विंग ऑर्गेनाइजेशन कि सिर्फ हमारा कास्ट का लोग ही इस दुनिया में राज करे या हमारे देश में राज करे। लेफ्ट विंग वाला ऐसा नहीं चाहता है। ठीक है, तो इस तरह हम लोग देख सकते हैं, जैसे बीजेपी तो एक पॉलिटिकल पार्टी हो गई, तो उसको तो इसमें नहीं रख सकते हैं। लेकिन एक नाम सुने होंगे, आरएसएस है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। वो क्या है, राइट विंग ऑर्गेनाइजेशन है। वो किसके लिए वर्क करता है, हिंदू के लिए। उसी तरह से मुस्लिम के लिए भी बहुत सारा टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। उसको टेररिस्ट इसलिए बोलते हैं क्योंकि हम लोग का विचारधारा से मैच नहीं खाता है। तो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन आईएसआईएस, जैसे मोहम्मद, बहुत सारा है। आप इसको कंपेयर नहीं कर रहे हैं कि आरएसएस और आईएसआईएस में डिफरेंस। आईएसआईएस वाला क्या चाहता है कि सब जगह मुस्लिम का शासन हो, आरएसएस वाला हर जगह हिंदू राष्ट्र हो, इस तरह का चीज होता है। तो जो कांग्रेस कांग्रेस और बीजेपी, जैसे भारत में जो गवर्नमेंट एस्टेब्लिश हुआ 1947 के बाद, ठीक है ना, तो उसमें जैसे लेफ्ट विंग में क्या था कि सब चीज सरकारी हो जाए, सोशलाइजेशन हो जाए, और इसमें क्या था कि हर एक चीज प्राइवेट हो, एक कास्ट का आदमी रहे इसमें। तो भारत दोनों का मिक्सिंग है, सोशलिस्ट भी है भारत में, सोशलाइजेशन भी चलता है, प्राइवेटाइजेशन भी चलता है, दोनों चीज है, मिक्स है। तो कांग्रेस बीजेपी ये सब क्या आएगा, लेफ्ट और राइट विंग के बीच में आएगा। ठीक है ना, तो ये चीज समझ में आ गया होगा। तो हिटलर क्या था, हिटलर राइट विंग संगठन वाला सोच वाला आदमी था। राइट विंग संगठन के सोच वाला, वो डेवलपमेंट तो देश में बहुत करेगा, लेकिन हर एक चीज को प्राइवेटाइजेशन कर देगा। उसका विचारधारा होगा कि एक ही कास्ट का लोग रहे, जिस कास्ट का हिटलर था। इस तरह से दूसरा कास्ट वहां पर माइनॉरिटी, एक होता है मेजोरिटी, मेजोरिटी मतलब उस कास्ट का संख्या ज्यादा होगा, जनसंख्या। एक होता है माइनॉरिटी, जिसका संख्या कम होगा, उसको माइनॉरिटी बोलता है। तो वहां पर यहूदियों का माइन, मतलब देखो, मेजोरिटी को भी माइनॉरिटी में तब्दील किया जा सकता है। अगर सरकार माइनॉरिटी का ही बन गया तो वो तो चाहेगा तो आदमी को मार मार के मेजोरिटी को भी माइनॉरिटी में कर सकता है तब्दील। तो हिटलर वही किया, यहूदियों, यहूदी कास्ट का वो नहीं था, वो नाजी फॉलो करने वाला था। तो जितना भी यहूदी लोग थे उनको मार मार के समाप्ति पर ला रहा था। तो इसी से रिलेटेड ये हिस्ट्री में चैप्टर है, समझ गए ना। लेकिन क्या था कि जर्मनी जर्मनी जो था वो मतलब वर्ल्ड वार सेकेंड में हार गया था। ठीक है ना, अगर वो नहीं हारता तो पूरा दुनिया, तो जैसे इंग्लैंड गुलाम बना चुका था उसी तरह पूरा दुनिया को हिटलर गुलाम बना चुका होता। तो उसका एक ही पॉलिसी था, या तो उसका विचारधारा मानो या तो आपको मार दिया जाएगा। ठीक है, तो उसका जो फादर था इस बच्चा का, जो हेलमुट नाम का है, उसका फादर उसी के पार्टी के समर्थक थे, हिटलर के। तो इसीलिए डरा हुआ है क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वार में पराजय हो चुका था हिटलर का। तो जो भी हिटलर के विचारधारा से ताल्लुक रखते थे उनको मित्र राष्ट्र, देखिए मित्र राष्ट्र क्या क्या है। मित्र राष्ट्रों का नेतृत्व शुरू में ब्रिटेन और फ्रांस के हाथों में था। 1941 सोवियत संघ और अमेरिका भी इस गठबंधन में। देखिए दो गो वर्ल्ड वार, वर्ल्ड वार सेकेंड हुआ। तो एक तो क्या बोलेंगे, मित्र राष्ट्र मतलब क्या है, फ्रेंडशिप नेशन बोल सकते हैं मित्र राष्ट्र। और एक क्या हो गया, एक बोला धुरी, एक्सियल, एक्सियल पावर, इसको एक्सिस पावर भी बोल सकते हैं। एक्सिस पावर और एक्सियल पावर मतलब फ्रेंडशिप नेशन में कौन कौन सा था, फ्रेंडशिप नेशन में था एक तरफ, मतलब कौन कौन था, ब्रिटेन मतलब इंग्लैंड होता है, फ्रांस,
अमेरिका, रसिया। और एक्सियल पावर कौन कौन सा था? धुरी राष्ट्र। एक्सियल पावर में आपका आ गया जर्मनी, इटली, जापान। ठीक है, तो इटली का तो कुछ खास नुकसान हुआ नहीं, लेकिन जर्मनी में तो हिटलर को भी मरना पड़ा। और जापान में जान ही रहे हो, अमेरिका परमाणु बम, एटम बम गिरा दिया हिरोशिमा नागासाकी पे। तो इन लोगों का पराजय हुआ। ठीक है, तो पराजय हुआ। तो अब ये सब आदमी क्या चाहेगा? ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका, ये सब एक विचारधारा का आदमी था। ठीक है, ये तो चाहेगा ना कि उसी विचारधारा का गवर्नमेंट ये सब में भी एस्टेब्लिश हो, लेकिन अगर आप नहीं मानिएगा आपको भी मार दिया जाएगा। कुछ कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं? अरे ऑस्ट्रिया ऑस्ट्रिया सब था इसमें, मेन तुम्हारा एनसीईआरटी में जो दिया है उसको याद रखो। समझ में आ रहा है कि नहीं? इस राष्ट्र पूछा जा सकता है डिफरेंस। मई 1945 में जर्मनी ने मिस्र राष्ट्रों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। हिटलर को अंदाजा हो चुका था कि उसकी लड़ाई का असर क्या होने वाला, इसलिए हिटलर उसके प्रचार मंत्री ग्लोब्सन ने बर्लिन के एक बंकर में पूरी परिवार के साथ अप्रैल में ही आत्महत्या कर दी। देखिए, हिटलर आत्महत्या कर लिया बंकर में। युद्ध खत्म होने के बाद, जैसे ऐसे भी अगर पकड़ा जाते दूसरे देश में तो फांसी उसी दे देता है, मार देता है। उससे अच्छा अपने आप सैनिक को इस तरह का ट्रेनिंग दिया हुआ रहता। सैनिक को क्या मतलब, भारत में भी अगर कैप्चर कर लेगा दूसरा राष्ट्र तो अपने आप को ही मार लेता है। वहां का राजा वाजा ऐसे ही ट्रेंड रहा है। इस अदालत में शांति के विरुद्ध किए गए अपराधों, मानवता के खिलाफ किए गए अपराधों और युद्ध अपराधों के लिए नाथसी युद्ध बंदियों पर मुकदमा चलाने, जैसे कि दो लोग नाथसी लोग था, हिटलर सपोर्टर, जो लोग यहूदियों को काटे थे। हिटलर तो मर गया, लेकिन उसके बाद उन लोगों पे मुकदमा चलना शुरू हुआ। ठीक है, युद्ध के दौरान जर्मनी के व्यवहार, खासतौर से इंसानियत के खिलाफ किए गए उनके अपराधों की वजह से कई गंभीर नैतिक सवाल खड़े हुए। उनके कृत्यों को दुनिया भर में निंदा की गई। ये कृत्य क्या थे? दूसरे विश्व युद्ध में साय में जर्मनी ने जनसंहार शुरू कर दिया, जिसके तहत यूरोप में रहने वाले कुछ खास नस्ल के लोगों को सामूहिक रूप से मारा जाने लगा। इस युद्ध में मारे गए 60 लाख यहूदी, 2 लाख जिप्सी और 10 लाख पोलैंड नागरिक थे। सोचिए, इतना 70-72 लाख को, मतलब उधर वर्ल्ड वार चल रहा है। और जैसे इसलिए कर रहा था ना, जैसे कि तुम लोग सोच के देखो, हर एक कोई वैसा ही करेगा अगर मतलब जैसे आज बात करोगे इंडिया का बात करोगे ना, और ये पाकिस्तान है। ठीक है ना भाई, पाकिस्तान है, ये इंडिया है, ये पाकिस्तान है। भारत में अभी मान लो कि राइट विंग का गवर्नमेंट है, राइट विंग का गवर्नमेंट, और पाकिस्तान से युद्ध शुरू हो जाए तो राइट विंग का गवर्नमेंट है, और मान लीजिए कि भारत में हिंदू हिंदू वाला राइट विंग का संगठन है। ठीक है, तो क्या चाहेगा? जैसे कुछ कुछ गद्दार मुसलमान भी होता है ना, कि भारत पाकिस्तान में युद्ध चल रहा है तो पाकिस्तान को सपोर्ट करेगा। तो मजबूरी हो जाता है कि जितना भी मुस्लिम इंडिया में रह रहा है उसको पहले अपने देश से कि गद्दार को मारिए। यही चीज सोचा है। उतना भी हिटलर के बारे में जो पढ़ाया जाता है उतना भी मतलब सच नहीं है। समझ गए ना? उतना भी सच नहीं है, मतलब कोई भी कंट्री ऐसा ही करेगा। अब ये लोग जो जर्मनी में पहले, जर्मनी यूरोप में पड़ता है, तो ये सब जो यहूदी, ये सब क्रिस मानने वाले ये लोग थे पोलैंड के, तो ये क्या कर रहे होंगे? ये अपने अपने कंट्री को सपोर्ट कर रहे होंगे। तो ऐसे ही नहीं कोई पागल रहता है कि जानबूझ के मारना शुरू कर देगा। समझ गया ना? तो जितना पढ़ाया जाता है वो हर एक चीज सच नहीं होता। कोई भी, अगर मान लो कि ये तो इंडिया के दृष्टिकोण से दर्शा दिए, अब मान लो कि राइट विंग ऑर्गेनाइजेशन में अगर मुस्लिम का इंडिया में शासन रहे, समझ गए, और पाकिस्तान पाकिस्तान मान लो कि हिंदू का देश हो, तो तब की स्थिति में क्या होगा कि सब हिंदू को इंडिया में मारा जाएगा। इस तरह ऐसा मान के चला जाता है। कैसे भारत पाकिस्तान में अगर क्रिकेट मैच होता है और पाकिस्तान अगर हारता है, तो जितना भी हिंदू हिंदू रहता है पाकिस्तान में उसको सब बहुत मारता है।
समझ गए ना। तो ये हिटलर का ही विचारधारा ऐसा नहीं था, वो हर एक कंट्री में ये सब देखने के मिलता है। समझे कि नहीं। साउंड कट रहा है बहुत ज्यादा। चलो आगे देखो क्या हो रहा है। साथ ही मानसिक और शारीरिक रूप से अपंग घोषित किए गए 70,000 जर्मन नागरिक भी मार डाले गए। इसके अलावा न जाने कितने ही राजनीतिक विरोधियों की मौत हो गई, नींद सुला दिया गया। इतनी बड़ी तादाद में लोगों को मारने के लिए ऑशविट्ज जैसे कत्लखाने बनाए गए, जहां जहरीली गैसों से हजारों लोगों को एक साथ मौत के घाट उतार दिया जाता था। न्यूरेमबर्ग अदालत ने केवल 11 मुख्य नाथियों को ही मौत की सजा दी, बाकी आरोपियों में से बहुत को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। सजा तो मिली, लेकिन नाथियों की जो सजा दी गई वह उनकी बर्बरता और जुल्मों के मुकाबले बहुत छोटी थी। असल में मित्र राष्ट्र पराजित जर्मनी पर वैसी कठोर दंड नहीं थोपना चाहते थे जिस तरह का दंड पहले विश्व युद्ध के बाद जर्मनी पर थोपा गया था। बहुत सारे लोगों का मानना था कि पहले विश्व युद्ध के आखिरी में जर्मनी के लोग जिस तरह अनुभव से गुजरे, उसने भी नाजी जर्मनी के उदय में योगदान दिया था। यह अनुभव क्या था? चलिए अब थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाते हैं प्रथम विश्व युद्ध के बारे में। करिश्मा लीव कर दी तो छोड़ दो उसको, रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, मिल जाएगा। 20वीं शताब्दी के शुरुआत के सालों में जर्मनी एक ताकतवर साम्राज्य था। उसने ऑस्ट्रिया है ऑस्ट्रिया साम्राज्य के साथ मिलकर मित्र राष्ट्रों इंग्लैंड, फ्रांस और रूस के खिलाफ पहला युद्ध लड़ा था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, 1914 से 1918। दुनिया की सबसे बड़ी शक्तियों यह सोचकर इस युद्ध में कूद पड़ी थी कि उन्हें जल्दी ही विजय मिल जाएगी। सभी को किसी न किसी फायदे की उम्मीद थी। उन्हें अंदाजा नहीं था कि यह युद्ध इतना लंबा खींच जाएगा और पूरे यूरोप को आर्थिक दृष्टि से निचोड़ कर रख देगा। फ्रांस और बेल्जियम पर कब्जा करके जर्मनी ने शुरुआत में सफलताएं हासिल की, लेकिन 1917 में जब अमेरिका मित्र राष्ट्रों में शामिल हो गया तो उस खोज में काफी ताकत मिली और आखिरकार उसने केंद्रीय शक्तियों को हराने के लिए जर्मनी को भी घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। सोचिए, फर्स्ट वर्ल्ड वार में भी जर्मनी हारा। समझ गया ना, अमेरिका के कूदने से। साम्राज्यवादी जर्मनी की पराजय और सम्राट के पदत्याग ने वहां की संसदीय पार्टियों में जर्मन राजनीतिक व्यवस्था के एक नए सांचे में ढालने का अच्छा मौका उपलब्ध कर। इसी सिलसिले में वाइमर के एक राष्ट्रीय सभा की बैठक बुलाई गई और संघीय आधार पर एक लोकतांत्रिक संविधान पारित किया गया। जर्मन संसद यानी कि राइखस्टॉग के लिए जनप्रतिनिधियों का चुनाव किया जाने लगा। जनप्रतिनिधियों के निर्वाचन के लिए औरतों सहित वैश्यों समान और सार्वभौमिक मताधिकार प्रदान किए गए, लेकिन यह गणराज्य खुद जर्मनी के ही बहुत सारे लोगों को रास नहीं आ रहा था। इसकी एक वजह यही थी कि प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी की पराजय के बाद विजयी देशों ने उस पर कठोर शर्तें थोप दी थी। मित्र राष्ट्रों के साथ ट्रीटी ऑफ वर्सिली में हुई संधि जर्मनी की जनता के लिए बहुत कठोर और अपमानजनक थी। संधि की वजह से जर्मनी को अपने सारे उपनिवेश, तकरीबन 10% आबादी, 13% भूभाग और 75% लौह भंडार, 26% कोयला भंडार फ्रांस, पोलैंड, डेनमार्क, लिथुनिया के हवाले करने पड़े। जर्मनी को रही सही ताकत खत्म करने के लिए मित्र राष्ट्रों ने उसकी सेना भी भंग कर दी। युद्ध अपराध बोध अनुच्छेद वार विल्ड क्लाउज के तहत युद्ध के कारण हुई सारी तबाही के जर्मनी को जिम्मेदार ठहराया गया। इसके एवज में उसे 6 अरब पाउंड का जुर्माना लगाया गया। खनिज संसाधनों वाले राइनलैंड पर भी 20 के दशक में ज्यादातर मिस्र राष्ट्रों का कब्जा रहा। बहुत सारे जर्मनों ने न केवल इस हार के लिए बल्कि वर्साय में हुए इस अपमान के लिए भी वाइमर गणराज्य को ही जिम्मेदार ठहराया। देखिए, पहले वहां क्या चलता था। पहले वहां राजा महाराजा का शासन चलता था 1914 से पहले, जर्मन में भी, ठीक है ना। तो मतलब वर्ल्ड वार में भाई अब पराजय हो गया, ठीक है ना। वर्ल्ड वार में पराजय हो गया तो राजा तो पद त्याग कर दिया। तो वहां पे
सब क्या किया कि वर्ल्ड वार फर्स्ट का जिम्मेदार जर्मनी को ही मान लिया, अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस से सब, और वहां का जितना भी लोहा का भंडार था 75% लूट लिया। मतलब लूट क्या लिया, दे दो, नहीं तो इतना 6 अरब पाउंड का जुर्माना दे दो। 26% कोयला फ्रांस ही सब लूट के ले गया वहां से। और जितना भी देश पे कैप्चर करके रखा था जर्मनी, सब कहा कि तुम अब लौटा दो। ठीक है, तो उसको लौटाना पड़ गया। तो भाई वहां तो एक पॉलिटिकल पार्टी बना के वहां चुनाव करवाया गया जर्मनी में, लेकिन 1914 से पहले वहां के आदमी को क्या था, अपना मतलब राजा के अंदर रहने का था। तो वो लोग तो इस चीज का विरोध करेगा ना, मतलब कि इलेक्शन हो, ये सब चीज का विरोध करेगा, क्योंकि ये सब इलेक्शन इलेक्शन कौन करवा रहा था, ये सब फ्रांस, इंग्लैंड, ये सब देश करवा रहा था। तो उसमें भी अब ये क्या किया होगा, इसके पीछे का बैकग्राउंड समझ जाओ, ये हिटलर क्यों मारा होगा। अब इलेक्शन इलेक्शन भी करवा रहा होगा, तो उसमें देखोगे कि हर एक कंट्री क्या चाहता है। जैसे अमेरिका में इलेक्शन हुआ तो जो बाइडेन जीता, तो ऐसा आरोप डोनाल्ड ट्रंप लगाया कि उसको रसिया के प्रेसिडेंट और चाइना के प्रेसिडेंट मदद किया है, वो कम्युनिस्ट विचारधारा का है। तो ऐसा ही होता है, मतलब वहां पे 1918 के बाद अगर इलेक्शन भी हुआ होगा तो जो फ्रांस और ये सब सपोर्टर, क्योंकि ये सब अपने देश से इतना जाने दिया होगा तबे ना ये सब लूट के ले गया, समझे ना। तो वहां का आदमी सब टीटी ऑफ, ये बहुत खतरनाक ट्रीटी था वर्सिली में जो टीटी हुआ, मतलब सिर्फ जर्मनी से ही पूरा युद्ध का खर्चा सब कहा कि तो जितना देश को नुकसान हुआ। चलिए अब देखते हैं कि प्रथम वर्ल्ड वार से क्या क्या नुकसान हुआ। इस युद्ध में पूरे महाद्वीप को मनोवैज्ञानिक और आर्थिक दोनों स्तरों पर ही तो, और ऐसा नहीं है कि वर्ल्ड वार से ही, किसी भी देश में अगर युद्ध होता है, वार होता है, तो साइकोलॉजिकल इफेक्ट तो उसका होगा ही, आर्थिक इफेक्ट भी होगा। अब कैसे, अब जैसे कि अब कोई भी आदमी अगर मान लो कि भारत पाकिस्तान में ही अगर युद्ध हो, तो आदमी पे नहीं चलाया जाता है, मतलब आदमी तो मरता ही है, लेकिन क्या करेगा कि भारत और पाकिस्तान में अगर युद्ध हो, तो भारत क्या करेगा कि पाकिस्तान में जितना भी इंडस्ट्री है, फैक्ट्री है बड़ा बड़ा, उस पर बम चलाएगा। पाकिस्तान भी उसी तरह इंडिया में जितना बड़ा बड़ा फैक्ट्री है, ताकि आर्थिक रूप से आप कमजोर हो जाइएगा, है ना। जितना भी फैक्ट्री है, कार का, दवाई का, जितना भी रेल का, बहुत सारा फैक्ट्री है, उस पर बम गिरा के खत्म कर दो, खत्म हो जाएगा वो देश। आर्थिक नुकसान बहुत ज्यादा होता है कोई भी युद्ध लड़ने में। यूरोप कल तक कर्ज देने वाला महाद्वीप कहलाता था, जो युद्ध खत्म होते कर्जदारों का महाद्वीप बन गया। सोचिए, आपस में ही यूरोप का सब कंट्री लड़ के और भिखमंगा हो गया। विडंबना यह थी कि पुराने साम्राज्य द्वारा किए गए अपराध का हर्जाना नवजात वाइमर गणराज्य को वसूल किया जा रहा था। मतलब जो नया साम्राज्य गठन हुआ, वाइमर गणराज्य, इससे पूरा जर्मनी में इसी से पूरा हर्जाना वसूली किया जाता है। इस गणराज्य को युद्ध के पराजय के अपराध को राष्ट्रीय अपमान का बोझ तो ढुना ही पड़ा, हर्जाना चुकाने की वजह से आर्थिक स्तर पर भी अपंग हो चुका था। वाइमर गणराज्य के हिमायतियों ने मुख्य रूप से समाजवादी, कैथोलिक और डेमोक्रेट खेमों के लोग थे। रूढ़ीवादी, देखिए हिटलर से जस्ट उल्टा है ना जी, यहाँ पे समाजवादी आ रहा है। यानी कि जो 1918 के बाद वहां जो संगठन बना वो क्या था, एक्चुअल में वो लेफ्ट विंग ऑर्गेनाइजेशन था, और हिटलर क्या था, राइट विंग। समझ गए ना। कैथोलिक और डेमोक्रेट खेमों का कब्जा था। नवंबर के अप, नवंबर के अपराधी कहकर उसका खुलेआम मजाक उड़ाया जाता है। इस मनोदशा का 30 के दशक में शुरुआती राजनीतिक घटनाक्रम पर गहरा असर पड़ा। पहले महायुद्ध में यूरोपीय समाज और राजनीतिक व्यवस्था पर अपनी गहरी छाप छोड़ दी। सिपाहियों को आप नागरिकों के मुकाबले ज्यादा सम्मान दिया जाने लगा। राजनेता और प्रचारक इस बात पर जोर देने लगे कि पुरुषों को आक्रामक, ताकतवर और मर्दाना गुणों वाला होना चाहिए। मीडिया के खंडकों की जिंदगी का महिमा मंडन किया जा रहा था, लेकिन सच्चाई यह थी कि सिपाही इन खंडकों में बड़ी दयनीय जिंदगी जी रहे थे। वे लाशों को खाने वाले चूहों से घिरे रहते थे। वे जहरीलों गैसों और दुश्मन की गोलीबारी का बहादुरी के साथ सामना करते हुए अपने साथियों को पल पर मरते देख रहे थे। सार्वजनिक जीवन में अंग्रेज की फौजी प्रचार और राष्ट्रीय सम्मान और प्रतिष्ठा की चाह के सामने सारी चीजें गौण हो गई, जबकि हाल में ही सत्ता में
देखो तो एक्चुअल में इसको क्वेश्चन कैसे आ सकता है कि प्रथम वर्ल्ड वार के बाद क्या इकोनॉमिक इफेक्ट हुआ, क्या साइकोलॉजिकल इफेक्ट हुआ, क्या वहां पे सेना पे क्या इफेक्ट हुआ, लोगों के जिंदगी में क्या इफेक्ट हुआ, तो ये सब लिखना होगा। तो देखिए इकोनॉमिक इफेक्ट तो हुआ भाई कि अब युद्ध लड़ने में पैसा लगता ही है, ठीक है, गोला बारूद जो भी मशीन है ये सब लगता ही है, और युद्ध हो रहा है तो बम बम गिरा रहे हो, तब फैक्ट्री तोड़ रहे हो, लूट रहे हो, ले रहे हो, तो इससे तो आर्थिक नुकसान हुआ है। लेकिन मनो साइकोलॉजिकल इफेक्ट क्या हो गया, साइकोलॉजिकल इफेक्ट ये हो गया कि परसेप्शन चेंज होने लगा। मतलब देखो प्रथम वर्ल्ड वार के बाद ही ऐसा लगा कि भाई फोर्स बहुत ज्यादा संख्या में रखना चाहिए किसी भी कंट्री को, अगर सैनिक मजबूत होगा तो देश मजबूत होगा। समझ गया ना, उसके पहले आदमी उतना खर्चा नहीं करता था सेना पर, उसके बाद बहुत ज्यादा खर्चा होने लगा। तो ये सब आपको टॉपिक बाय टॉपिक लिखना पड़ेगा, ठीक है। प्रथम विश्व युद्ध के बाद क्या इफेक्ट पड़ा लोगों की जिंदगी में, तो उसमें पॉलिटिकल इफेक्ट देखिए क्या पड़ा। राजनीतिक रेडिकलवाद, अमूलक परिवर्तन और आर्थिक संकट। जिस समय वाइमर गणराज्य के उसी समय रूस में हुई बेल्शेविक क्रांति के तहत जर्मनी में स्पॉटकिस्ट लीग ने अपने क्रांतिकारी विद्रोह की योजना को अंजाम देने लगी। बहुत सारे मजदूरों, जैसे रशियन रेवोल्यूशन हो चुका था ना, अब देखिए अब जर्मनी में भी वाइमर गणराज्य लोग खुश नहीं था, विद्रोहों की योजनाओं को अंजाम देने लगे। बहुत सारे शहरों में मजदूरों और नाविकों की सोवियतें बनाई गई। बर्लिन के राजनीतिक माहौल में सोवियत किस्म की शासन व्यवस्था की हिमायती के नारे गूंज रहे थे, इसलिए समाजवादी, डेमोक्रेट और कैथोलिक गुटों ने वाइमर में इकट्ठा होकर इस प्रकार की शासन व्यवस्था के विरोध में एक लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना का फैसला किया, और आखिरकार वाइमर गणराज्य ने पुराने सैनिकों को फ्री कोर नामक संगठन की मदद से इस विद्रोह को कुचल दिया। इस पूरे घटनाक्रम के बाद स्पॉट कीटो ने जर्मनी के कम्युनिस्ट पार्टी की नींव डाली। इसके बाद कम्युनिस्ट, साम्यवादी, समाजवादी एक दूसरे को कट्टर दुश्मन हो गए और हिटलर के खिलाफ कभी भी साझा मोर्चा नहीं खोल सके। क्रांतिकारी और उग्र राष्ट्रवादी दोनों ही खेमे रेडिकल समाधानों के लिए आवाजें उठाने लगे। जैसे कि देखिए वहां पे भी बहुत सारा पार्टी बन गया, लेकिन जो जर्मनी हार गया तो लोकतांत्रिक मतलब क्या बोलते हैं, डेमोक्रेसी चाहता था वहां। जो फ्रांस, इंग्लैंड ये सब जो जीता प्रथम वर्ल्ड वार, वो चाहता था कि जर्मनी में डेमोक्रेसी एस्टेब्लिश हो जाए, लेकिन वहां पे ये सब कम्युनिस्ट पार्टी भी बन गया ये सब, और एक दूसरे को क्या हो गया, दोनों कट्टर दुश्मन होते चले गए। राजनीतिक रेडिकलवादी विचारधारा को 1900, देखो अब यहाँ पे रेडिकल विचारधारा आता है। रेडिकल मतलब क्या होता है कि कट्टर, कट्टर विचारधारा, रेडिकल, रेडिकल एलिमेंट। राजनीतिक रेडिकल विचारों को आर्थिक संकट से और बल मिला। जर्मनी में पहला भी मोटे तौर पर कर्ज लेकर लड़ा था, और युद्ध के बाद तो उसे स्वर्ण मुद्रा में हर्जाना भी भरना पड़ा। इस दोहरे बोझ से जर्मनी के स्वर्ण भंडार लगभग समाप्त होने की स्थिति में पहुंच गए थे। आखिरकार 1923 में जर्मनी ने कर्ज और हर्जाना चुकाने से इनकार कर दिया। इसके जवाब में फ्रांसीसियों ने जर्मनी से मुख्य औद्योगिक रूर पर कब्जा कर लिया। यह जर्मनी के विशाल कोयले भंडारों वाला इलाका था, और जर्मनी ने फ्रांस के विरुद्ध निष्क्रिय प्रतिरोधों के रूप में, देखिए अब ये सब कंट्री पे इकोनॉमिक इफेक्ट देखिए कैसे हो रहा है। मतलब क्या था कि उतना सारा जो हर्जाना लगा दिया तो वो नहीं दे पा रहा था, तो उसका फैक्ट्री वैक्ट्री पे कैप्चर कर लिया। समझ गए ना, कोयला के भंडार पे कैप्चर कर लिया फ्रांस। जर्मन सरकार ने इतने बड़े पैमाने पर मुद्रा छाप दी कि उसका मुद्रा मार्क का मूल्य तेजी से गिरने लगा। अप्रैल में एक अमेरिकी डॉलर की कीमत 14,000 मार्क के बराबर थी, जो जुलाई में इतना मार्क हो गई। सोचिए एक डॉलर में 24,000 मार्क होता था, जो 3,53,000 मार्क के बराबर हो गया। अगस्त में इतना मार्क और दिसंबर में इतना हो गई। इस तरह डॉलर में खरबों मार्क मिलने लगे। जैसे जैसे मार्क की कीमतें गिरती गई, जरूरी चीजें आसमान छूने लगी। रेखा चित्रों में जर्मन नागरिकों को पाव रोटी खरीदने के लिए बैलगाड़ी से नोट भरकर ले जाते हुए दिखाए जाने लगा। जर्मन समाज दुनिया भर में हमदर्दी का पात्र बन गया। इस संकट के बाद अति मुद्रास्फीति का नाम दिया गया। जब कीमतें बेहिसाब बढ़ जाती है तो स्थिति को अति मुद्रा स्थिति बोलते हैं। जैसे कि देखो ये इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन क्या हो गया,
इन्फ्लेशन एकदम हाई हो गया। इन्फ्लेशन हाई कहने का मतलब क्या है, महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ गया। जैसे भारत में क्या है, अभी $1 इक्वल टू क्या है, लगभग 75 से 80 रुपए चल रहा है। लेकिन मान लो कि भारत बहुत सारा कर्जा ले लिया, ये तो बहुत ज्यादा नोट छाप दे, तो $1 फिर क्या हो जाएगा, 75-100 रुपए के भी बराबर हो सकता है, और $1 60 लाख के भी बराबर हो सकता है। अभी वेनेजुएला देश है, उसमें $1 मतलब 2-3 लाख के बराबर है, ऐसा है। तो जर्मनी का भी हाल उसी तरह से हो गया, बहुत ज्यादा मतलब नोट छाप दिया दूसरे कंट्री को देने के लिए। देखिए कितना महंगाई बढ़ गया कि एक पाव रोटी खरीदने के लिए, देख रहे हो, $1 मतलब इकाई दहाई सैकड़ा हजार दर्जन लाख 10 लाख करोड़, 9 करोड़ 88 लाख 60 हजार के बराबर $1 है। अगर मान लो कि पाव रोटी का पैकेट $1 में मिल रहा है, तो इतना रुपया लाद के ले जाना पड़ेगा एक पाव रोटी खरीदने के लिए। अभी वेनेजुएला में इसी तरह का स्थिति है। इसीलिए ना, जैसे पहले, अब पहले जमाना में छोटा छोटा सिक्का चलता था, अभी 500-2000 का नोट इसीलिए ना छापा गया। उसके बाद आया मंदी का दौर। वर्ल्ड वार 2 के बाद मंदी भी आया। मंदी कहते हैं मतलब क्या है, कि बाजार में सामान बिक नहीं रहा है, या फिर कोई बिजनेस चल नहीं रहा है, प्रोडक्शन नहीं हो रहा है। 1924 अर्थात जर्मनी में कुछ स्थिरता रही, लेकिन यह स्थिरता मानो रेत के ढेर पर खड़ी थी। जर्मन निवेश और औद्योगिक गतिविधियों में सुधार मुख्यतः अमेरिका के लिए अकामक कर्जों पर आश्रित था। जब 1929 में वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज धराशायी हो गया, तो जर्मन को मिल रही मदद भी रातों रात बंद हो गई। कीमतों में गिरावट की आशंका को देखते लोग धड़ाधड़ अपनी शेयर बेचने लगे। 24 अक्टूबर को एक दिन में इतना करोड़ शेयर बेच दिए गए। आर्थिक महामंदी की शुरुआत 1929 से 32 तक अगले 3 सालों में अमेरिका की राष्ट्रीय आय केवल आधी रह गई। फैक्ट्रियां बंद हो गई, निर्यात गिरता जा रहा था, किसानों की हालत खराब थी, सट्टेबाजी बाजार से पैसा खींचते जा रहे थे। अमेरिकी अर्थव्यवस्था में आई इस मंदी का असर दुनिया भर में महसूस किया गया। सोचिए, तो पहला मंदी कब आया, 1929। जैसे भारत के शेयर बाजार का नाम है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, समझ गए ना। उसी तरह से अमेरिका के स्टॉक एक्सचेंज का नाम क्या है, वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज। उसमें क्या होता है कि अगर ऑफिस खुला हुआ रहता है बहुत सारा, ठीक है, जैसे कि तुम कोई कंपनी खोले यहाँ पे, मान लो कि बीटा में तुम कोई कंपनी खोले, ठीक है ना, तुम्हारा एबीसी नाम का कंपनी, तो इस एबीसी कंपनी को बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में तुम लिस्ट कर दिए। तो यहाँ पे तुम्हारा एक आदमी वहां पे बैठा हुआ है, ठीक है ना, मतलब ऑनलाइन। तो क्या होता है कि मान लो कि ये आदमी है, ये सब, इसके पास पैसा बहुत है, तो क्या करेगा कि तुम्हारे पास, तुम कंपनी खोले हो भाई, तो तुम्हारा सामान बनाओगे तो तुरंत तो नहीं ना बिक जाएगा। उसमें मजदूर रखोगे 1000, ये करोगे वो करोगे, ट्रक खरीदो, ये खरीदो वो खरीदो, पैसा चाहिए। तो उसके लिए जो बाहर लोग है, वो तुम्हारे कंपनी में पैसा लगाते हैं, उसी को हम लोग शेयर बोलते हैं, शेयर होल्डर। ठीक है, मान लो कि तुम्हारा कंपनी का टोटल खर्चा तुमको कंपनी को बनने में 50 लाख लगा है, ठीक है, और 25 लाख रुपया बाहर का आदमी लगा दिया, ठीक है। तो क्या बोलेंगे कि जो 50% शेयर होल्डर है वो बाहर वाला है, 50% शेयर तुम मालिक हो, और 50% शेयर बाहर का है। ऐसा भी हो सकता है कि आपका कंपनी हो और उसमें 100% शेयर दूसरा कोई लगाया हो पैसा, समझ गया ना, समझ रहे हो ना। तो उसी तरह है, जैसे जर्मनी में पहले क्या था, कि अमेरिका के बहुत सारा लोग मतलब पैसा लगाता था वहां के कंपनी में, कि चलो कंपनी खोलो कंपनी खोलो, पैसा लगाता था। लेकिन वर्ल्ड वार 2 के बाद अमेरिका 1929 में अमेरिका के शेयर बाजार में क्या हो गया, गिरावट आ गया। गिरावट आ गया क्या, तो आदमी क्या है, पैसा लगाना बंद कर दिया। यहाँ तक कि जैसे तुम्हारा ये 50 लाख का कंपनी है, 25 लाख दूसरा कोई लगाया है, तो वो आदमी जब चाहेगा तब कहेगा कि 25 लाख मेरा लौटाइए, हमको नहीं लगाना आपका कंपनी में पैसा। वही हो गया, देख रहे हो, एक दिन में 1 करोड़ शेयर बेचना पड़ गया 24 अक्टूबर को 1929 में। मतलब सब कंपनी से लोग पैसा ले लेके अपना भागना लगेगा, तो कंपनी चलेगा कैसे, समझ रहे हो? इसी को मंदी बोलते हैं, इकोनॉमिक शट डाउन आ गया, मंदी आ गया, इकोनॉमिक क्राइसिस आ गया। तो अमेरिका में हुआ था एक्चुअल, लेकिन इसका प्रभाव कहाँ पर गया, जर्मनी में भी, क्योंकि जर्मनी में भी बहुत सारा अमेरिका का सब पैसा लगाता था।
1932 में जर्मनी को औद्योगिक उत्थान मुकाबले केवल 40% रह गया। सोचे, 100 वो कंपनी है उसमें से 60 वो बंद हो गया। 1932 आते आते 3 साल में 1929 से 32 में 40% रह गया। मजदूर, या तो अब कंपनी बंद होगा तो बेरोजगारी बढ़ेगा, वेतन काफी गिरावट आ गया, पैसा नहीं है देने के लिए, बेरोजगारों की संख्या 60 लाख तक जा पहुंची। जर्मनी की सड़कों पर लोग ऐसी तादाद में दिखाई देने लगे जो कोई काम न करने को तैयार हो, लिखी तख्ती गले में लटकाए खड़े रहते। बेरोजगार नौजवान या तो ताश खेले पाए जाते हैं, नुकरों पर झूम लगाए रहते थे, और रोजगार दफ्तरों के बाहर लंबी कतार में खड़े हो जाते थे। सोचिए, तो बेरोजगार हो गया लोग, कंपनी बंद हो गया, पैसा लगाना बंद कर दिया इकोनॉमिक्स क्राइसिस के बाद। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज क्या है, दुनिया का सबसे बड़ा एक्सचेंज, अमेरिका में स्थित दुनिया का सबसे बड़ा शेयर बाजार है। अब सोचो, तुम कंपनी खोले बीटा में, मान लो कि एबीसी नाम का कंपनी खोले, तो सबसे पहले तो तुम क्या करोगे? सबसे पहले तो रजिस्ट्रेशन करवा के तुम सोचोगे कि इंडिया में बॉम्बे, मुंबई में है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में पहले लिस्टेड हो जाए तुम्हारा कंपनी, बीएससी में, कि यहाँ से लोग पैसा लगा सके। अगर तुम्हारा कंपनी बहुत ज्यादा बड़ा हो गया, तुम अमेरिका में अपना ऑफिस खोलोगे, और कहाँ उसको रजिस्टर कराओगे? वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज में, ताकि दुनिया भर से पैसा तुम ले सको। समझ गए ना? कोई भी कंपनी तुम दुनिया को उठा के देखो, वो उसके पैसे से नहीं होता है। कि अनिल अंबानी, मुकेश अंबानी है, इसका फादर धीरू भाई अंबानी क्या था, ये ऐसा नहीं था कि अपना पैसा इसके पास इतना था कि ये कंपनी खोल के इतना राजा, नहीं, दूसरे के पैसा से ये प्रोसेस फॉलो किया, रजिस्ट्रेशन करा के कंपनी का, दूसरे का पैसा से अरबपति बना। समझे? किसी भी कंपनी में, पेटीएम हो, जो भी कंपनी है उसमें तुम भी पैसा शेयर खरीद सकते हो। टाटा, रिलायंस, जो भी कंपनी दुनिया के देखता है, सब पैसा उसके मालिक का नहीं होता है। बैजुए जो कोचिंग है, बैजू, उसमें फेसबुक पैसा लगाया।